जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में। साथियों, प्रत्येक दिन की तरह करंट अफेयर्स की लेटेस्ट जानकारी एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। सारी की सारी जानकारियां आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बेहद ही उपयोगी है, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखिएगा और जो भी जानकारी आपको दी जा रही है उसे नोट जरूर कर लीजिएगा ताकि आगामी परीक्षाओं से पहले आप इसका अध्ययन करके जा सके। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज कौन कौन सी जानकारी आप लोगों को यहाँ से प्राप्त होने वाली है। तो साथियों, आज की जो सबसे पहली जानकारी है वो है GAIA अंतरिक्ष मिशन को लेकर। अब दोस्तों, GAIA अंतरिक्ष मिशन, अब दोस्तों ये बंद की ओर है। अब आपको बता दें कि दरअसल ये एक अंतरिक्ष मिशन है और इसे शुरू किसके द्वारा किया गया है? तो इसे शुरू किया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। और कब शुरू किया गया था साथियों? तो इसे शुरू किया गया था 19 दिसंबर 2013 को इसे शुरू किया गया था और पिछले 25 मार्च 2025 को इसे बंद करने की घोषणा की गई है। अब दोस्तों, दरअसल ये GAIA अंतरिक्ष मिशन शुरू किया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। तो ये किस प्रकार का अंतरिक्ष मिशन है, तो इसके बारे में आपको बता दें कि ये जो अंतरिक्ष मिशन है दोस्तों, आकाश गंगा के, आप इन जानकारियों को जरूर नोट कर लीजिए, आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकती है। चलिए मैं बता देता हूँ यह किस प्रकार का अंतरिक्ष मिशन है। तो ये आकाश गंगा के सटीक तथा त्रिआयामी मानचित्रण पर आधारित था। त्रिआयामी मानचित्रण पर केंद्रित था यह मिशन। मानचित्रण पर केंद्रित था। अब दोस्तों, GAIA का पूर्ण रूप क्या होता है? ठीक है, तो ये आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। GAIA का पूर्ण रूप मैं आपको बताता हूं साथियों। इसका पूर्ण रूप है ग्लोबल एस्ट्रोमेटिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स, ये इसका साथियों पूर्ण रूप होता है। तो इसे आप लोग याद रख लेंगे। शुरू किसके द्वारा किया गया है? ESA अर्थात यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। और किस प्रकार का ये मिशन है? तो आकाश गंगा के सटीक तथा त्रिआयामी मानचित्रण पर केंद्रित था यह मिशन, जिसे 25 मार्च 2025 को बंद करने की घोषणा कर दी गई है। और इसका पूर्ण रूप यहाँ से आप देख सकते हैं, ग्लोबल एस्ट्रोमेटिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स, ये इसका अपना पूर्ण रूप होता है। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी लेते हैं। अगली जानकारी है अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 को लेकर। अब दोस्तों, अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025, तो ये साथियों किस प्रकार का अभ्यास है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये भारत और अमेरिका, याद रख लेंगे, भारत तथा अमेरिका के बीच किया जाने वाला यह द्विपक्षीय अभ्यास है। और ये किस प्रकार का अभ्यास है साथियों? तो आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच, ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास, आपदा राहत अभ्यास, जिसका नाम क्या है दोस्तों? टाइगर ट्रायम्फ 2025। ठीक है, ये इस प्रकार का अभ्यास है। तो एक बार फिर से आप लोग इसे देख लीजिए। अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 भारत तथा अमेरिका के बीच किया जाने वाला अभ्यास है और भारत और अमेरिका के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। दोस्तों, अब इसका जो आयोजन है ये कब से कब तक होगा? तो 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक। जी हाँ, 1 से 7 अप्रैल तक इसका आयोजन दोस्तों किया जाना है। तो याद रख लेंगे, 1 से 7 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जाना है। और इसका उद्देश्य मुख्य रूप से साथियों क्या है? तो इसका उद्देश्य आप लोग यहाँ से नोट कर लेंगे। इसका उद्देश्य है मानवीय सहायता और
आपदा राहत के कार्यों को लेकर एक दूसरे को सहयोग करना, मतलब हम लोग यहाँ पर भारत और अमेरिका के बीच के सहयोग की बात कर रहे हैं, तो इसे आप लोग उद्देश्य के रूप में समझ सकते हैं कि भारत और अमेरिका के द्वारा आपदा राहत को लेकर, मानवीय सहायता को लेकर जो भी कार्य किए जाते हैं, तो उस कार्य में ये दोनों देश एक दूसरे को किस प्रकार से सहयोग करें ऐसे कार्यों में, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो याद रख लेंगे, ये दो देशों के बीच किया जाने वाला अभ्यास है, भारत और अमेरिका। तो मुख्य रूप से ये दो देशों का नाम आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है, वित्त मंत्री 1 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में नीति NCAER राज्य आर्थिक मंच पोर्टल की शुरुआत करेंगे। अब दोस्तों वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूं इनके द्वारा एक पोर्टल की शुरुआत की जानी है। मतलब 1 अप्रैल तो चलिए गुजर ही गया, तो इसकी शुरुआत कर दी गई है। और यहाँ से आपको बता दें कि साथियों, नीति आयोग ने, यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की बात हो रही है, नीति आयोग ने राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक शोध परिषद, अर्थात NCAER के साथ मिलकर एक नया पोर्टल बनाया है। जी हाँ, एक नया पोर्टल बनाया है। दोस्तों इस पोर्टल का नाम क्या है? तो नीति NCAER। जी हाँ, इस पोर्टल का नाम क्या है? पोर्टल का नाम है साथियों नीति NCAER, ये इस पोर्टल का नाम है। आगे दोस्तों इसके बारे में बता दें कि इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में बता दें कि जो पोर्टल है मुख्य रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजकोषीय मापदंडों, शोध रिपोर्ट, शोध पत्र का एक डाटाबेस प्रदान करता है। चलिए याद रखेंगे, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में नीति NCAER, ठीक है, राज्य आर्थिक मंच पोर्टल की शुरुआत की है साथियों। अब नीति आयोग ने राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक शोध परिषद के साथ मिलकर एक नया पोर्टल बनाया है। अब दोस्तों इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम नीति NCAER रखा गया है। और इसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मुख्य रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजकोषीय मापदंडों, शोध रिपोर्ट और शोध पत्र का एक डाटाबेस प्रदान करता है। तो ये देखा जाए तो एक तरीके से एक महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम्स के लिए हो सकता है साथियों। तो याद रखेंगे, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इस पोर्टल की शुरुआत जो है वो की गई है। कहाँ की गई? तो नई दिल्ली में की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है, भारतीय वायुसेना 2025 इनियोकोस बहुपक्षीय अभ्यास में भाग लेने के लिए ग्रीस पहुंची। अब दोस्तों भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी, ठीक है ना, इनियोकोस बहुपक्षीय अभ्यास में भाग लेने के लिए दोस्तों ग्रीस पहुंची है। अब इससे पहले वर्ष 2023 में भी भारत की जो वायुसेना की एक टुकड़ी है ये इस अभ्यास में जा चुकी है। मतलब कि भारत ऐसा क्या है, दूसरी बार इस अभ्यास में शामिल हो रहा है।
अब दोस्तों यहाँ पे बता दें कि ये जो एक इनियोकस बहुपक्षीय अभ्यास है, इसमें कुल मिलाकर फिलहाल 15 देशों की वायुसेना की टुकड़ी जो है वो भाग ले रही है। जी हाँ, 15 देशों की, अलग अलग 15 देशों की वायुसेना की टुकड़ियां इसमें भाग ले रही है, जिसमें कि भारतीय वायुसेना की टुकड़ी भी शामिल हो रही है। और इस तरीके से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनियोकस क्या है। तो इनियोकस दोस्तों एक बहुपक्षीय अभ्यास है। कहाँ आयोजित किया गया? ग्रीस में आयोजित किया गया। और भारत की ओर से इसमें कौन शामिल हुआ? तो भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी जो है वो शामिल हुई, ठीक है ना। और इसमें कुल मिलाकर कितने देश शामिल हो रहे हैं? तो 15 देशों की वायुसेना जो है वो शामिल होने का कार्य कर रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी। 1 अप्रैल भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना दिवस। साथियों 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। अनेकों बार मैंने आपको बताया है। अब दोस्तों 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात कि देश का जो केंद्रीय बैंक है, जिसे हम लोग RBI कहते हैं संक्षेप में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। साथियों इसका जो स्थापना हुआ था, RBI एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और साथियों भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से RBI एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। ठीक है। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था दोस्तों? इसका राष्ट्रीयकरण मतलब इसके नेशनलाइजेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो RBI का नेशनलाइजेशन किया गया था 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों इसका? तो RBI का मुख्यालय जो है, RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। ठीक है, याद रख लेंगे RBI का मुख्यालय कहाँ है, ये मुंबई में है दोस्तों। और इसके बारे में अभी आपको और भी बता दें कि जब देश की केंद्रीय बैंक की स्थापना नहीं हुई थी, अर्थात RBI की स्थापना नहीं हुई थी, तो इससे पहले भारत की जो बैंकिंग व्यवस्था चला करती थी वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से चला करती थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये दरअसल इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। और RBI से पहले भारत की बैंकिंग प्रणाली को यही रेगुलेट करता था। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत का केंद्रीय बैंक के रूप में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही शक्तियां प्राप्त थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी लेते हैं। अगली जानकारी है राजगीर बिहार 12वें पुरुष एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता 2025 की मेजबानी करेगा। अब दोस्तों बिहार का एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है राजगीर, ठीक है, और ये 12वें पुरुष एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता 2025 की मेजबानी करेगा। अब दोस्तों 12वें पुरुष एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। कहाँ इसका आयोजन होगा? राजगीर में होगा। दोस्तों ये ऐसा दूसरा अवसर है जब भारत को इसकी मेजबानी दी गई है, और अभी इसका आयोजन कहाँ होना है? तो राजगीर में होना है। जबकि इससे पहले मतलब एशिया कप की अगर हम लोग बात करें तो इससे पहले भारत में एशिया कप का आयोजन कब हुआ था? तो इससे पहले भारत में एशिया कप का आयोजन साथियों 2007 में हुआ था, ठीक है ना, वर्ष 2007 में हुआ था। और अभी जाकर के 12वें एशिया कप जो है ये कहाँ खेला जाएगा? तो ये राजगीर में खेला जाएगा। अब दोस्तों इसका आयोजन कब होना है? तो इसका आयोजन दोस्तों मैं आपको बता दें कि 29 अगस्त अर्थात मेजर ध्यानचंद की जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस होती है, ठीक है, और 29 अगस्त 2025 से लेकर 7 सितंबर 2025 तक, 7 सितंबर 2025 तक इसका आयोजन जो है वो राजगीर में होना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अगली जानकारी। आर्याना सबालेंका ने मियामी ओपन 2025 जीता। अब साथियों यहाँ पे आर्याना सबालेंका, तो इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध दोस्तों ये बेलारूस की खिलाड़ी है, याद रख लेंगे। आर्याना सबालेंका ये बेलारूस की खिलाड़ी है और इन्होंने दोस्तों मियामी ओपन 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। किसे हराकर? तो सबसे पहले तो आर्याना सबालेंका जो कि इस खेल की विजेता रही, और उप विजेता दोस्तों कौन रही? तो उप विजेता अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी है साथियों, नाम है इनका जेसिका पेगुला। जेसिका पेगुला, जी हाँ, ये अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी हैं। और आर्याना सबालेंका ने अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी जेसिका पेगुला को 7-5 और 6-2 से पराजित कर इस खिताब को अपने नाम किया है। तो याद रखेंगे दोस्तों मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? आर्याना सबालेंका ने जीता। किस देश से संबंध रखती है? तो संबंध रखती है बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी है दोस्तों। और जेसिका पेगुला जो है ये अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी है और ये इस प्रतियोगिता की उप विजेता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी।
प्रसिद्ध इतिहासकार माइना स्वामी उगादी पुरस्कार से सम्मानित। अब दोस्तों प्रसिद्ध इतिहासकार, जी हाँ, नाम क्या है इनका, माइना स्वामी। इनको दोस्तों आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा, याद रख लेंगे, आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा यह पुरस्कार इनको दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। अब दोस्तों प्रसिद्ध इतिहासकार है और नाम जरूर याद रखेंगे, माइना स्वामी, ठीक है ना। तो इनको आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा उगादी पुरस्कार दिया जाएगा। दोस्तों इतिहास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए जाने को लेकर, ठीक है ना, ये जो कह सकते हैं कि पुरस्कार दिया जाता है मुख्य रूप से इतिहास के मामले में जो भी रिसर्च किए जाते हैं, ठीक है, जो भी अनुसंधान किए जाते हैं, तो ऐसे अनुसंधानों को यह पुरस्कार मान्यता देता है। और इस बार यह पुरस्कार किनको दिया जाना है, तो माइना स्वामी को दिया जाना है। और किस सरकार के द्वारा, तो आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा यह सम्मान जो है दिया जाना है। पुरस्कार का नाम क्या है, उगादी पुरस्कार। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब अगली जानकारी। साथियों यहाँ से प्रश्नोत्तरी का हम लोग का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है और आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स को कब लॉन्च किया गया था। साथियों मैंने आपको बताया है पिछले स्लाइड में 19 दिसंबर 2013 को, जी हाँ, कब लॉन्च किया गया था, 19 दिसंबर 2013 को इसे लॉन्च किया गया था। और इसे बंद करने की घोषणा कब की गई, तो 27 मार्च 2025 को इसे बंद करने की घोषणा की गई। तो फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर, चूंकि शुरू किए जाने की बात कही गई आपसे, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 19 दिसंबर 2013। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया जाता है। अब दोस्तों अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है, भारत व अमेरिका के बीच। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, नीति नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, जी आप इसका पूर्ण रूप आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। पूर्ण रूप क्या है, तो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च राज्य आर्थिक मंच पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की जाएगी। दरअसल दोस्तों 1 अप्रैल को इसकी शुरुआत कर दी गई है, तो किसके द्वारा की गई अगर हम लोग यहाँ पर कर ले तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई, देश की केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। तो करेक्ट आंसर यहाँ से कौन सा है, ऑप्शन बी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश बहुराष्ट्रीय इनियोकोस वायुसेना अभ्यास का आयोजन करता है। साथियों मैंने अभी आपको बताया कि भारत की वायुसेना की एक टुकड़ी, ठीक है ना, इनियोकोस वायुसेना अभ्यास के लिए वहां पहुंच चुकी है। और कहां गई है, तो ग्रीस गई है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी, ऑप्शन सी, ग्रीस। और इस वायुसेना अभ्यास में कुल मिलाकर 15 देश जो है ये इसमें शामिल हो रहे हैं, जिसमें भारत भी एक कह सकते हैं सैन्य के रूप में यहाँ पर गया, सैन्य टुकड़ी के रूप में भारत की ओर से भी यहाँ पर भेजा गया है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ग्रीस, ठीक है। तो इनियोकोस का आयोजन कहाँ होता है, ग्रीस में होता है। चलिए आगे बढ़े। और भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। साथियों मैंने आपको बताया राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था, जबकि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। तो चूंकि नेशनलाइजेशन की बात हो रही है, राष्ट्रीयकरण की बात हो रही है, करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन डी, 1 जनवरी 1949। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा भारतीय शहर 12वें पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा। अब दोस्तों 12वें पुरुष एशिया कप हॉकी की मेजबानी कौन से शहर में की जानी है, तो राजगीर में की जानी है। राजगीर कहाँ है, बिहार में है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से ऑप्शन ए, राजगीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2025 का खिताब जीता है। अब दोस्तों किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2025 का खिताब जीता है, तो मैंने आपको बताया इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, आर्याना सबालेंका। कहाँ से है, तो बेलारूस से संबंध रखती है। पराजित किनको किया, मतलब इस प्रतियोगिता के उपविजेता कौन है, तो जेसिका पेगुला, जो कि अमेरिका से संबंध रखती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से कौन सा है साथियों, यहाँ से करेक्ट आंसर आपका आर्याना सबालेंका है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किस इतिहासकार को उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब दोस्तों किस इतिहासकार को उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा यहाँ से, ऑप्शन ए, माइना स्वामी। जी हाँ, ऑप्शन ए, माइना स्वामी। चलिए आगे बढ़े। और ये रहा आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, और जिसका उत्तर आप लोगों को प्रत्येक दिन की तरह कमेंट बॉक्स में आकर देना होता है। साथियों पहला यहाँ पे आपका जो आज प्रश्न है, ठीक है, सहकार
टैक्सी की घोषणा किस मंत्रालय द्वारा की गई? अब दोस्तों शाहकार टैक्सी की घोषणा किस मंत्रालय के द्वारा की गई? तो यहाँ से पहला ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी परिवहन मंत्रालय एंड ऑप्शन डी पंचायती राज मंत्रालय। साथियों क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आकर के अपना जवाब जरूर दीजिए। दोस्तों पिछले एक दो दिन कुछ त्यौहार इत्यादि को लेकर के जो वीडियो है हम लोग अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन अभी सिलसिलेवार तरीके से वीडियो जैसे पहले आपको मिला करती थी आगे भी ऐसी वीडियो आप लोगों को मिला करेंगी। और इस प्रश्न की जानकारी खैर पिछले वीडियो में तो हमने आपको नहीं दी है, लेकिन यदि आप इसके उत्तर को ढूंढना चाहे तो कहीं ना कहीं से इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। एक प्रसिद्ध क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चूंकि महत्वपूर्ण है तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या है इसका सही उत्तर? कमेंट बॉक्स में आकर अपना जवाब जरूर दीजिए और अपने प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी को शानदार तरीके से बनाए रखिए, अच्छे तरीके से प्रयास करते रहिए, निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में सफलता आपके हाथ लगेगी। दोस्तों अपना ख्याल रखिए, बिल्कुल खुश रहिए और बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने समर्पित भाव के साथ जैसे अब तक आपने प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी की है, अगर सफलता हाथ नहीं लगी है कोई बात नहीं, आने वाले दिनों में आप निसंदेह सफल होंगे। मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप सभी को मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। साथियों।